न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो एक नजर देश और प्रदेश की खबरों की कई तो आज देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली हाट में लगी भीषण आग, 27 से 28 दुकानें जलकर हुई खाक। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध दिल्ली हाट बाजार में बुधवार को भयानक आग लग गई, जिसमें करीब 30 दुकानें जलकर खाक हो गई। हालांकि एक अच्छी बात ये रही है कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। दिल्ली फायर सर्विसेज की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। पीटीआई के मुताबिक आग इतनी ज्यादा थी कि इसे बुझाने के लिए दमकल की 14 गाड़ियों को मौके पर मशक्कत करनी पड़ी। डीसीपी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने बताया कि 30 अप्रैल को रात करीब 8:45 में दिल्ली हाट में आग लगने की सूचना PS सरोजनी नगर को PCR कॉल पर मिली। कॉल मिलते ही SHO पुलिस स्टाफ के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और पाया कि दिल्ली हाट के स्टेज एरिया में स्थित करीब 24 टेंडर की दुकानों में आग लग गई। एहतियात के तौर पर इलाके को तुरंत खाली करा दिया गया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। शुरुआती आकलन के मुताबिक आग में 24 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। घटना में किसी के हताहत होने की या घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर मौजूद है और आग के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। दिल्ली हाट में आग लगने की घटना की सूचना पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा, जैसे ही मुझे आग की घटना के बारे में पता चला, मैं यहां पहुंचा। करीब 26 दुकानें आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गई। ये सर मतलब 9 बजने में 10 मिनट थे। 8:50 के हिसाब से मेरे हिसाब से जो हमने देखा तो 8:51 हो रहे थे, क्योंकि मैंने उस टाइम फायर ब्रिगेड को फ़ोन मिलाया था यहाँ से। जब ये थोड़े यहीं से अपने मैं थोड़ा जब आग लगी तो पंजाब फूड स्टॉल के पास चला गया था, तो वहाँ से मैंने क्या नाम है फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन मिलाया था, लेकिन वो उठाया नहीं। 2-3 बार किया, लेकिन वहाँ से उठाया नहीं किसी ने। इतनी देर में यहाँ पे जो थी आग ने पूरा मतलब स्टेज एरिया जितना यहाँ पे 27-28 दुकान थी पूरी उसने टेक ओवर कर लिया। उसके अंदर उसने सर करोड़ों में नुकसान है, इंक्लूडेड मतलब मेरी शॉप की बता रहा हूँ कि कश्मीरी शॉप थी इसके अंदर, मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा। फिर पेंटिंग्स की, कपड़े की, सबके पास, क्योंकि हम लोग 3-3 महीने का हमारा ऑप्शन होता है, तो हम लोग बहुत अच्छी तादाद में माल रखते हैं, ताकि मतलब स्टॉक में रखेंगे तभी हमारा अच्छा काम होगा। कि कस्टमर कुछ लेने आए तो उसे मिलना चाहिए, तो सबके पास अच्छा खासा स्टॉक होता है। सर जहाँ तक हमें लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी है, क्योंकि वो पहले लाइट गई है, उसके बाद ही वो आग उसमें दिखाई दी हमें पीछे से। तो हम लोग वो जो उसके फायर के वो होते हैं सिलेंडर वगैरह लेके भागे, तो 1-2 लोग जो थे वो अंदर दुकान के अंदर भी चले गए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फैल गई आग। फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं था जाने का। जी
मामूली रूप से घायल हुए हैं उन्हें जो अस्पताल है आज का वहाँ पर उनको एडमिट करवाया गया है। लगातार यहाँ पर जो कोशिश है फायर डिपार्टमेंट की वो कोशिश की जा रही है कि फिर से आग न लगे, जिसमें कि ज़्यादातर प्लास्टिक है कपड़ा है और जिस वजह से जो आग तेजी से फैली पूरी मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन फायर डिपार्टमेंट ने यहाँ पर आग को बुझा दिया है। तो पूरी मौके अगली खबर, भारतीय एयर स्पेस पाकिस्तान की नो एंट्री। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले को लेकर देश के लोगों में आक्रोश है। इसको लेकर भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहा है। इस बीच भारत सरकार ने बुधवार को पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटम जारी किया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। दोनों देशों के बीच आतंकी हमले के बाद से तनाव चरम पर है। बता दें कि पीएम मोदी ने पहलगाम में आतंकी हमले के दिन सऊदी अरब से भारत आते समय पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि वह पाकिस्तानी एयर स्पेस से ही सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। भारत सरकार की ओर से जारी नोटम के अनुसार पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। वहीं इससे पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक झटका भी लग सकता है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले को लेकर देश के लोगों में आक्रोश है। इसको लेकर भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहा है। इस बीच भारत सरकार ने बुधवार को पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटम जारी किया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। दोनों देशों के बीच आतंकी हमले के बाद से तनाव चरम पर है। बता दें कि पीएम मोदी ने पहलगाम में आतंकी हमले के दिन सऊदी अरब से भारत आते समय पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि वह पाकिस्तानी एयर स्पेस से ही सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। भारत सरकार की ओर से जारी नोटम के अनुसार पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। वहीं इससे पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक झटका भी लग सकता है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले को लेकर देश के लोगों में आक्रोश है। इसको लेकर भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहा है। इस बीच भारत सरकार ने बुधवार को पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटम जारी किया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। दोनों देशों के बीच आतंकी हमले के बाद से तनाव चरम पर है। बता दें कि पीएम मोदी ने पहलगाम में आतंकी हमले के दिन सऊदी अरब से भारत आते समय पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि वह पाकिस्तानी एयर स्पेस से ही सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। भारत सरकार की ओर से जारी नोटम के अनुसार पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। वहीं इससे पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक झटका भी लग सकता है। अगली खबर, जाति जनगणना का एकनाथ शिंदे ने किया समर्थन। देश में केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। जाति जनगणना कराने की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान दी। देश में जनगणना शुरू होने के साथ ही इसके आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे। बताया गया है कि जनगणना के फॉर्म में ही जाति का एक कॉलम भी रखा जाएगा। विपक्ष के कई समय से इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर था। राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने वाले जाति जनगणना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ
शिंदे ने भी कहा है कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए ऐसा क्यों नहीं किया। लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, किसी ने नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी ने किया है। फिर भी वे इसका श्रेय कभी नहीं लेंगे, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों को देंगे और जनता इस फैसले का स्वागत करेगी। पीएम मोदी की सराहना करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के अनुसार सबको समान न्याय मिले और ये न्याय आखिरी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित तक पहुंचे लोगों को आजादी मिलने के इतने साल बाद ये निर्णय लिया गया है कि इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। इतना बड़ा और कड़ा फैसला लेने के लिए हिम्मत चाहिए और पीएम मोदी ने हमेशा वह अपनी हिम्मत दिखाई है। अरे भैया, वो लोग तो इतने साल थे, तभी क्यों नहीं दिया उन्होंने? लोग तो कितने सालों से मांग कर रहे हैं, जात न्याय, जनगणना करो, जनगणना करो, जनगणना करो। तो करते हैं, देखते हैं, भक्तो है, करतो है, ऐसे किया ना उन्होंने। वोट बैंक की राजनीति की, इसलिए सिर्फ घोषणा की, लेकिन किया नहीं है। करके दिखाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है और मोदी जी इसका श्रेय कभी नहीं लेंगे। ये पूरे 140 करोड़ जनता को ही मोदी जी इसका श्रेय देंगे और जनता पूरी तरह ये निर्णय का अभिनंदन और स्वागत करेगी। आर्थिक असेल, शैक्षणिक असेल आणि या संदर्भात मोठा फायदा होऊ शकतो। भारत सरकार के कैबिनेट में आज बहुत बड़ा फैसला जो जात न्याय जनगणना करने का कैबिनेट में लिया, ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा निर्णय है और ऐतिहासिक निर्णय है और इसका मैं स्वागत करता हूं। शिवसेना इसका समर्थन करती है, शिवसेना इसको पूरा सपोर्ट करती है, क्योंकि इससे इस निर्णय से सामाजिक न्याय का महाद्वार खुल जाएगा, सबको न्याय मिलेगा। इसमें जात न्याय जनगणना करने की वजह से कल्याण सभी लोगों को अपने अपने कितनी लोक संख्या है, कितनी लोक संख्या है वो पता चलेगी और इस आंकड़ों के अनुसार जनगणना होने के बाद कल्याणकारी योजना जो है उसकी अमल बजावनी करना भी आसान हो जाएगा, लोगों को उसका फायदा हो जाएगा। समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमता जो है वो दूर हो जाएगी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की घटना जो है संविधान की, सबको समान न्याय मिले और ये न्याय आखिरी जो दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब, वंचित जो है उस तक ये आखिरी न्याय पहुंचे। उनको अभिप्रेत जो निर्णय है आज मोदी जी ने लिया है और ये हमको आजादी मिलने के बाद, इतने साल के बाद ये निर्णय मोदी जी ने लिया है, इसलिए मैंने कहा है कि ऐतिहासिक निर्णय है। ऐसे बड़े निर्णय लेने के लिए हिम्मत लगती है, कठोर निर्णय लेने के लिए जो हम कहते हैं कि धाड़स लगता है और ये धाड़स, ये हिम्मत मोदी जी ने बार बार दिखाई है। 370 कलम हो, नारी शक्ति वंदन बिल हो, जैसे महिलाओं को, हमारी बहनाओं को आरक्षण, चुनाव में आरक्षण देने का निर्णय हो, वक्फ बोर्ड हो, ट्रिपल तलाक हो, ऐसे जो निर्णय है वो निर्णय लेने के लिए बहुत हिम्मत लगती है और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा फैसला है। कल 1 मई है, महाराष्ट्र दिन है, उसके पूर्व संध्या में आज इतना बड़ा निर्णय लिया है। ये हमारे महाराष्ट्र के लिए, राज्य के लिए भी बहुत बड़ा है, देश के लिए भी बहुत बड़ा है। अगली खबर, दिल्ली सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई है। एंटी करप्शन ब्रांच ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2000 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कहा इन दोनों के खिलाफ केस इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि क्लासरूम के निर्माण में अधिक खर्च किया गया। दिल्ली में आपके शासनकाल में 12,700
248 क्लास बिल्डिंग के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया है। इसकी लागत में वृद्धि देखी गई और निर्धारित पीरियड के अंदर एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने कहा है कि 12,784 क्लास 2,892 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। वही अवॉर्डेड टेंडर्स के अनुसार एक स्कूल की क्लास के निर्माण की एक मुश्त लागत लगभग रुपए 24.86 लाख प्रति कमरा है। वही एक क्लास आमतौर पर 5 लाख रुपए की लागत में भी तैयार हो सकती है। साथ ही केंद्रीय सतर्कता की चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट ने प्रोजेक्ट में कई विसंगतियों की ओर इशारा किया है। आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचारी नीतियों का विरोध करती रही है और आज का दिन आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के लिए बहुत ही निर्णायक दिन है। शिक्षा क्रांति के नाम पर वोट मांगने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के काले कारनामों को कई बार हमने उजागर किया है, लेकिन आज जब भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने शिक्षा एवं शिक्षा सुधार के नाम पर क्लासरूम के निर्माण में घोटाला करने पर आम आदमी पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और जेल में मसाज कराने वाले मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हमारी एक मांग ये भी है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के साथ साथ एंटी करप्शन ब्रांच अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच करें। लगातार जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी 2015 में अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए, उन्होंने तब से कैसे भ्रष्टाचार करना है उसकी नींव रखनी शुरू कर दी थी कि हर विभाग में मुझे इतना 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 भ्रष्टाचार करना है। तो उसका उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखना शुरू किया कि हाउ टू मेक मनी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई है। एंटी करप्शन ब्रांच ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2000 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कहा इन दोनों के खिलाफ केस इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि क्लासरूम के निर्माण में अधिक खर्च किया गया। दिल्ली में आपके शासनकाल में 12,748 क्लास बिल्डिंग के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया है। इसकी लागत में वृद्धि देखी गई और निर्धारित पीरियड के अंदर एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने कहा है कि 12,784 क्लास 2,892 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। वही अवॉर्डेड टेंडर्स के अनुसार एक स्कूल की क्लास के निर्माण की एक मुश्त लागत लगभग रुपए 24.86 लाख प्रति कमरा है। वही एक क्लास आमतौर पर 5 लाख रुपए की लागत में भी तैयार हो सकती है। साथ ही केंद्रीय सतर्कता की चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट ने प्रोजेक्ट में कई विसंगतियों की ओर इशारा किया है। आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचारी नीतियों का विरोध करती रही है और आज का दिन आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के लिए बहुत ही निर्णायक दिन है। शिक्षा क्रांति के नाम पर वोट मांगने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के काले कारनामों को कई बार हमने उजागर किया है, लेकिन आज जब भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने शिक्षा एवं शिक्षा सुधार के नाम पर क्लासरूम के निर्माण में घोटाला करने पर आम आदमी पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और जेल में मसाज कराने वाले मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ
FIR दर्ज की है। हमारी एक मांग ये भी है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के साथ साथ एंटी करप्शन ब्रांच अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच करे। लगातार जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी 2015 में, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए, उन्होंने तब से कैसे भ्रष्टाचार करना है उसकी नींव रखनी शुरू कर दी थी कि हर विभाग में मुझे इतना 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 भ्रष्टाचार करना है। तो उसका उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखना शुरू किया कि हाउ टू मेक मनी। अगली खबर, बंगाल के हर घर में पहुंचाया जाएगा भगवान जगन्नाथ का चित्र और प्रसाद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को पूर्व मिदनापुर जिला के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर उद्घाटन के अवसर पर ममता बनर्जी ने कहा है कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद और चित्र हर घर तक पहुंचाया जाएगा। बता दें कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर सॉफ्ट हिंदुत्व का बड़ा कार्ड खेला है। उद्घाटन के अवसर पर अपने भाषण में ममता बनर्जी ने जय जगन्नाथ जय बांग्ला कहते हुए कहा है कि मैं इस जगन्नाथ मंदिर को मां माटी मानुष को समर्पित करती हूं। मैं सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग को यह जिम्मेदारी दे रही हूं कि प्रसाद और जगन्नाथ देव की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हर घर और भारत के प्रसिद्ध लोगों के घरों तक पहुंचे। ममता बनर्जी ने मंदिर के दरवाजे खुलने पर आप जब चाहे आ सकते हैं। बगल में गाजा पारा खाजा की दुकान बन रही है। मुख्य मंदिर पर झंडा फहराया गया है। ममता बनर्जी ने विष्णु के 8 तत्वों का नीला चक्र मंदिर के शीर्ष पर है। वहां 4 प्रवेश द्वार हैं। इसमें एक गर्भगृह, एक रंगमंच, एक भोज कक्ष और अन्य आवश्यक मंडप है। जैसे यहाँ पत्थर से बनी मूर्तियां हैं, वैसे ही नीम की लकड़ी से बनी मूर्तियां भी हैं। मंदिर परिसर के चारों ओर 500 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। यह मंदिर हजारों वर्षों तक एक भव्य रचना होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को पूर्व मिदनापुर जिला के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर उद्घाटन के अवसर पर ममता बनर्जी ने कहा है कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद और चित्र हर घर तक पहुंचाया जाएगा। बता दें कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर सॉफ्ट हिंदुत्व का बड़ा कार्ड खेला है। उद्घाटन के अवसर पर अपने भाषण में ममता बनर्जी ने जय जगन्नाथ जय बांग्ला कहते हुए कहा है कि मैं इस जगन्नाथ मंदिर को मां माटी मानुष को समर्पित करती हूं। मैं सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग को यह जिम्मेदारी दे रही हूं कि प्रसाद और जगन्नाथ देव की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हर घर और भारत के प्रसिद्ध लोगों के घरों तक पहुंचे। ममता बनर्जी ने मंदिर के दरवाजे खुलने पर आप जब चाहे आ सकते हैं। बगल में गाजा पारा खाजा की दुकान बन रही है। मुख्य मंदिर पर झंडा फहराया गया है। ममता बनर्जी ने विष्णु के 8 तत्वों का नीला चक्र मंदिर के शीर्ष पर है। वहां 4 प्रवेश द्वार हैं। इसमें एक गर्भगृह, एक रंगमंच, एक भोज कक्ष और अन्य आवश्यक मंडप है। जैसे यहाँ पत्थर से बनी मूर्तियां हैं, वैसे ही नीम की लकड़ी से बनी मूर्तियां भी हैं। मंदिर परिसर के चारों ओर 500 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। यह मंदिर हजारों वर्षों तक एक भव्य रचना होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को पूर्व मिदनापुर जिला के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर उद्घाटन के अवसर पर ममता बनर्जी ने कहा है कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद और चित्र हर घर तक पहुंचाया जाएगा। बता दें कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर सॉफ्ट हिंदुत्व का बड़ा कार्ड खेला है। उद्घाटन के अवसर पर अपने भाषण में ममता बनर्जी ने जय जगन्नाथ जय बांग्ला कहते हुए कहा है कि मैं इस जगन्नाथ मंदिर को मां माटी मानुष को समर्पित करती हूं। मैं सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग को यह जिम्मेदारी दे रही हूं कि प्रसाद और जगन्नाथ देव की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हर घर और भारत के प्रसिद्ध लोगों के घरों तक पहुंचे। ममता बनर्जी ने मंदिर के दरवाजे खुलने पर आप जब चाहे आ सकते हैं। बगल में गाजा पारा खाजा की दुकान बन रही है। मुख्य मंदिर पर झंडा फहराया गया है। ममता बनर्जी ने विष्णु के 8 तत्वों का नीला चक्र मंदिर के शीर्ष पर है। वहां 4 प्रवेश द्वार हैं। इसमें एक गर्भगृह, एक रंगमंच, एक भोज कक्ष और अन्य आवश्यक मंडप है। जैसे यहाँ पत्थर से बनी मूर्तियां हैं, वैसे ही नीम की लकड़ी से बनी मूर्तियां भी हैं। मंदिर परिसर के चारों ओर 500 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। यह मंदिर हजारों वर्षों तक एक भव्य रचना होगा।
अगली खबर, तहव्वुर राना की आवाज और लिखावट से खुलेंगे कई राज। मुंबई 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राना को अमेरिका से भारत प्रत्यार्पित किया गया था, जिसके बाद एनआईए राना से पूछताछ में जुटी है। एनआईए ने दिल्ली की विशेष अदालत से तहव्वुर राना के कुछ नमूने लेने की इजाजत मांगी थी। इस पर अदालत ने जवाब दिया है। विशेष एनआईए न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना की आवाज और लिखावट के नमूने प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। वर्तमान में एनआईए की हिरासत में राना को हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत प्रत्यार्पित किया गया था। सुनवाई के दौरान एनआईए ने अदालत को सूचित किया कि राना को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले से संबंधित पर्याप्त मात्रा में रिकॉर्ड और साक्ष्य के साथ सामना कराया गया था। एजेंसी ने तर्क दिया कि उससे पूछताछ पूरी करने के लिए उसे और हिरासत में रखना जरूरी है। उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए एनआईए ने तर्क दिया है कि पूछताछ के दौरान राना टाल मटोल करता रहा और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। एजेंसी ने हमलों में उसकी कथित संलिप्तता से जुड़ी अहम जानकारी निकालने के लिए उसे और हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत पर जोर दिया है। मुंबई 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राना को अमेरिका से भारत प्रत्यार्पित किया गया था, जिसके बाद एनआईए राना से पूछताछ में जुटी है। एनआईए ने दिल्ली की विशेष अदालत से तहव्वुर राना के कुछ नमूने लेने की इजाजत मांगी थी। इस पर अदालत ने जवाब दिया है। विशेष एनआईए न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना की आवाज और लिखावट के नमूने प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। वर्तमान में एनआईए की हिरासत में राना को हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत प्रत्यार्पित किया गया था। सुनवाई के दौरान एनआईए ने अदालत को सूचित किया कि राना को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले से संबंधित पर्याप्त मात्रा में रिकॉर्ड और साक्ष्य के साथ सामना कराया गया था। एजेंसी ने तर्क दिया कि उससे पूछताछ पूरी करने के लिए उसे और हिरासत में रखना जरूरी है। उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए एनआईए ने तर्क दिया है कि पूछताछ के दौरान राना टाल मटोल करता रहा और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। एजेंसी ने हमलों में उसकी कथित संलिप्तता से जुड़ी अहम जानकारी निकालने के लिए उसे और हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत पर जोर दिया है। मुंबई 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राना को अमेरिका से भारत प्रत्यार्पित किया गया था, जिसके बाद एनआईए राना से पूछताछ में जुटी है। एनआईए ने दिल्ली की विशेष अदालत से तहव्वुर राना के कुछ नमूने लेने की इजाजत मांगी थी। इस पर अदालत ने जवाब दिया है। विशेष एनआईए न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना की आवाज और लिखावट के नमूने प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। वर्तमान में एनआईए की हिरासत में राना को हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत प्रत्यार्पित किया गया था। सुनवाई के दौरान एनआईए ने अदालत को सूचित किया कि राना को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले से संबंधित पर्याप्त मात्रा में रिकॉर्ड और साक्ष्य के साथ सामना कराया गया था। एजेंसी ने तर्क दिया कि उससे पूछताछ पूरी करने के लिए उसे और हिरासत में रखना जरूरी है। उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए एनआईए ने तर्क दिया है कि पूछताछ के दौरान राना टाल मटोल करता रहा और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। एजेंसी ने हमलों में उसकी कथित संलिप्तता से जुड़ी अहम जानकारी निकालने के लिए उसे और हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत पर जोर दिया है। मुंबई 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राना को अमेरिका से भारत प्रत्यार्पित किया गया था, जिसके बाद एनआईए राना से पूछताछ में जुटी है। एनआईए ने दिल्ली की विशेष अदालत से तहव्वुर राना के कुछ नमूने लेने की इजाजत मांगी थी। इस पर अदालत ने जवाब दिया है। विशेष एनआईए न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना की आवाज और लिखावट के नमूने प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। वर्तमान में एनआईए की हिरासत में राना को हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत प्रत्यार्पित किया गया था। सुनवाई के दौरान एनआईए ने अदालत को सूचित किया कि राना को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले से संबंधित पर्याप्त मात्रा में रिकॉर्ड और साक्ष्य के साथ सामना कराया गया था। एजेंसी ने तर्क दिया कि उससे पूछताछ पूरी करने के लिए उसे और हिरासत में रखना जरूरी है। उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए एनआईए ने तर्क दिया है कि पूछताछ के दौरान राना टाल मटोल करता रहा और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। एजेंसी ने हमलों में उसकी कथित संलिप्तता से जुड़ी अहम जानकारी निकालने के लिए उसे और हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत पर जोर दिया है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूरी।